हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी 2023 के लिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें और मेंस के आंसर कैसे लिखें। देखिए, GS 1 से लेकर GS 3 में दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, एक होता है 15 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 150 वर्ड में आंसर लिखना होता है, और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। अगर हम दोनों क्वेश्चंस की बात करें तो दोनों क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो लगभग सेम होते हैं, लेकिन 10 मार्क्स में आपको थोड़ा कम लिखना होता है और 15 मार्क्स में ज़्यादा लिखना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना होता है आंसर में, जिसके बाद उसकी बॉडी रहती है। बॉडी में हमें उसका मेन कंटेंट जो होता है क्वेश्चन का उसके बारे में डिस्कस करना होता है। उस कंटेंट में हमारा पॉजिटिव साइड भी होंगी, नेगेटिव साइड भी होंगी, ये भी हम लिख सकते हैं। और थर्ड होता है कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। इसमें हम आंसर को एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर सकते हैं, जिससे जो चेकर रहेंगे, एग्जामिनर रहेंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको क्वेश्चन के बारे में थरोली या होलिस्टिकली पता है। तो अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछा है। अगर क्वेश्चन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे पूछा होगा तो इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें क्रोनोलॉजी पता चाहिए, हमें ईयर पता चाहिए। अगर कोई हिस्टोरिकल पर्सन है तो उनका नाम, कोई इवेंट हुआ तो उनका नाम हमें पता होना चाहिए। अगर क्विट इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया तो हमें महात्मा गांधी हो गए, या मुंबई का जो गोवालिया टैंक है उसके बारे में, या ईयर जो 1942 है उसके बारे में, उसका पर्पस क्या था, इसके बारे में हमें पता चाहिए। अगर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पे होगा, जैसे टेम्पल्स के बारे में होगा, तो हमें टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए कि द्रविडियन टेम्पल, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है कि नागारा स्टाइल है कि वेसारा स्टाइल है। साथ में हमने हमारे आंसर में ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस टेम्पल की डायग्राम हमारे आंसर में इनकॉर्पोरेट करें, जिसके वजह से एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सेम क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी पे आया, लोकेशन पे आया, तो हमें लोकेशन बेस पे हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से मिनरल्स हो गए, या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई या सर्विस इंडस्ट्री हो गई, वो इंडिया में, अगर इंडिया का पूछा गया तो कहाँ पे लोकेट है। जैसे अगर आईटी सेक्टर्स की बात की गए तो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई जैसे सिटीज़ हमें मैप में वहाँ पे उसको हमें लोकेट करना चाहिए और हमने ड्रॉ भी करना चाहिए। और इसके साथ हमें उसकी एक ढंग से इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और कंक्लूजन हमें उसमें लिखना है। अगर सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन कुछ डायस्पोरा बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो वैसे क्वेश्चन में हमें फिगर्स हो गए या जो स्टैटिस्टिक हो गए वो हमें पता चाहिए कि इंडिया का डायस्पोरा कितना है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गए, या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे हमारा डायस्पोरा कितना है। यूएसए हो गए, यूरोप हो गया, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गया, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कितना है, इनका सिग्निफिकेंस रोल क्या है, वो कल्चरली वो कितने इम्पोर्टेंट है, वो इकोनॉमिकली इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रेमिटेंस की वजह से, पॉलिटिकली वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें सबको पता है कि यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है या यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन डायस्पोरा के है, तो हमें पॉलिटिकली कितने इम्पोर्टेंट है, इस बात से हमें यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन पॉलिटी का होगा तो हमें पॉलिटी के क्वेश्चन में हमें ये देखना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हम कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या। अगर क्वेश्चन क्या के ऊपर आया तो हमें जो आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 148, या क्वेश्चन अगर कुछ ऑर्डिनेंस पे आया तो हमें आर्टिकल नंबर 123, 213 ऐसे आर्टिकल हमें वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने ही करने हैं, जिसके वजह से हमें अच्छे नंबर वहाँ मिल सकेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा तो वो हमें वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जैसे केशवानंद भारती केस हो गई, या पुट्टा स्वामी केस हो गए राइट टू प्राइवेसी के लिए। ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी तो। इसके साथ अगर
कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वर्ल्ड में, या किसी कंट्री ने कुछ ऐसा लेजिस्लेशन लाया होगा जो हम इंडिया में भी वैसा वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू लेजिस्लेशन, जो हम इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम उसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आईआर के ऊपर आया, क्योंकि आईआर के ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं, आईआर के ऊपर क्वेश्चन आया तो हमें ये देखना है कि वो क्वेश्चन इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में है, या एशियन कंट्रीज़ हो गए, या ग्लोबली जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, या एशियन कंट्रीज़ के बारे में हमें देखना चाहिए। आईआर के क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे की पॉइंट्स बोल सकते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इंडिया का वहाँ पे ट्रेड कितना है। दूसरी बात है कि क्या इंडिया उन कंट्रीज़ के साथ स्ट्रैटेजिकली कोई पार्टनरशिप वहाँ पे है क्या। सिक्योरिटी वाइज कोई इंडिया और उस देश के कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं क्या। फोर्थ थिंग जो हमें देखनी है डायस्पोरा। फिफ्थ थिंग देखनी है कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे है क्या। अगर हम एशियन कंट्री की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इंडिया के लिए एशियन कंट्री कितनी इम्पोर्टेंट है। कल्चरली अगर हम देखेंगे तो कल्चरली एशियन कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम वहाँ पे जो रिलीजन है, जैसे इंडोनेशिया में रामायण हो गया, या बाकी कुछ कल्चर है एशियन कंट्रीज़ में, बुद्धिस्ट कल्चर, वो इंडिया से ही आया है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट टेम्पल है वो भी वो टेम्पल के पीछे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन कल्चर का प्रभाव हमें दिखता है। इकोनॉमिकली हमारा एशियन कंट्री के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। इसी के साथ अगर हम सिक्योरिटी वाइज बात करेंगे तो फॉर इंडिया एंड फॉर एशियन कंट्री दोनों के लिए चाइना एक चैलेंज है। एशियन कंट्री के लिए साउथ चाइना सी की वजह से, और इंडिया के लिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी वजह से। तो सिक्योरिटी के लिए भी हम सिक्योरिटी वाइज भी एशियन कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडो पैसिफिक रीजन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ अगर हम इकोनॉमी वाइज देखेंगे तो जो हमारा म्यांमार में और थाईलैंड के लिए जो एक ट्राइलेटरल हाईवे है मोरे टू मायसोत, जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तक वहाँ पे कनेक्टिविटी है, वो हो गया। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो हो गया, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आईआर में ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। अगर क्वेश्चन अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर पूछा गया तो हमें वहाँ पे अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशन उस एंगल से देखने चाहिए, जैसे इकोनॉमी हो गया, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है वो, हमारा डायस्पोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे हम सर्विस सेक्टर का वहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अफ्रीकन कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, और इंडिया और जापान का दोनों का भी एक एशिया अफ्रीका का एक प्रोग्राम है, उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि जो भी आया का क्वेश्चन होगा उसमें हमें मैप ड्रॉ करना चाहिए। आपको मैप में इंडिया का मैप और उस कंट्री का मैप हमें ड्रॉ करना चाहिए, और इससे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि आपको इसके बारे में पता है वो कहाँ पे लोकेट करता है, और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता है। ऐसा भी एक मैप ड्रॉ करने के बाद एक परसेप्शन और क्लियरिटी आ जाती है। अगर क्वेश्चन इकोनॉमी बेस्ड होगा, इकोनॉमी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर करंट अफेयर से या करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, तो हमें इकोनॉमिक क्वेश्चन के लिए जो हमारा करंट अफेयर है काफ़ी थरो होना चाहिए। अगर इकोनॉमी में बहुत सारे सब पार्ट्स आते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ऐसे भी होते हैं। एग्रीकल्चर आया तो हमें ये पता चाहिए कि इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मार्जिनल फार्मर कितने हैं। इसी के साथ हमारा जो इंडिया में जो इरिगेशन है, इरिगेशन परसेंटेज कितना है, इरिगेशन में भी
जो ड्रिप इरिगेशन हो गया, कैनल इरिगेशन हो गया या डैम्स हो गए, इसका परसेंटेज कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट है इसके बारे में पता चाहिए। हमारे कौन कौन से हम कौन कौन से क्रॉप का वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पता चाहिए। जैसे कि ये साल 2023 मिलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें मिलेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है इस साल के यूपीएससी मेंस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया तो हमें हाईवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, एयरवेज हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इसके बारे में, या इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विथ स्टैटिस्टिक एंड विथ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड कौन कौन सी मिनिस्ट्री वहाँ पे एंगेज है। और इसके साथ हमें आंसर लिखते वक्त हमें कोट करना है स्टैटिस्टिक, कितने परसेंटेज इंडिया में कितने परसेंटेज इंडिया के हाईवेज, कितने परसेंटेज ट्रैफिक के लिए इंडिया के हाईवेज केटर करते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक होंगे उसके लिए। तो आंसर में जब हम किसी भी टॉपिक का आंसर लिखेंगे तो मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके आंसर पॉइंट वाइज होने चाहिए। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो जो चेकर रहेंगे, एग्जामिनर रहेंगे, उनको जल्दी समझ में आएगा कि आपको इसमें क्या कहना है। और दूसरी बात यह है कि आप फ्लो चार्ट निकाल सकते हो, आप डायग्राम निकाल सकते हो, या आप कुछ भी ऐसी डायग्राम जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है और जिसकी वजह से आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहे हो। आप बॉक्सेस बना सकते हो, आप एरो दिखा के बता सकते हो, आप क्रोनोलॉजी दिखा सकते हो एरो दिखाकर या फ्लो चार्ट निकाल कर। तो आप इस तरीके से आप अपने आंसर में कुछ इनोवेशन इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कंक्लूजन हमेशा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो वे फॉरवर्ड में हमें सजेशन नहीं देने हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मोस्टली कंक्लूजन जो है पॉजिटिव बेस ही होने चाहिए, जिसकी वजह से एक एटीट्यूड भी दिखता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव वे से आप सोचते हो। अगर ऐसे डिमांड होंगे तो आपने ऐसा कंक्लूजन लिखना चाहिए। और हमेशा ये याद रखना कि आपके जो आंसर्स है, आपके आंसर्स 150 वर्ड्स में ही पूरे कंप्लीट होने चाहिए। अगर 10 नंबर का सवाल होगा, 15 नंबर का होगा तो 250 वर्ड में ही कंप्लीट होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे पेज भी लिमिटेड होते हैं, तो आपको लिमिटेड पेज में ही आंसर लिखने हैं। और एक आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चंस है वो 7 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए और जो 15 नंबर के क्वेश्चंस है वो 11 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। इसके लिए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो या घर पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हमें हमारा जो मकसद है वो यही रहेगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस की जो मेन एग्जामिनेशन होगी वहाँ पे हमने हमारा 10 नंबर का सवाल 7 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए और जो 15 नंबर का सवाल है वो 11 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना यूपीएससी मेंस का पेपर पूरा लिख पाओगे और उसी की वजह से आप यूपीएससी मेंस भी क्वालिफाई कर पाओगे। तो हमने ये अभी GS1 to GS3 के बारे में डिस्कस किया। GS4 जो इथिक्स है उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करके GS में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फेच करने की कोशिश करोगे। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन।